अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास नेट बहुत स्लो स्लो चल रहा है। सर आपकी आवाज़ भी कम आ रही है। कंजा, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दे दी थी ना? जी सर, हम लोगों ने सबसे पहले दी थी। सर हम लोग इसी प्रेजेंटेशन की तैयारी करें ना एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए। हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। सर आप अब आ रही है आवाज़। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज़। आ रही है। जी सर, मैं पूछ रही थी कि फाइनल एग्जाम्स के लिए जो हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसमें से तैयारी करें ना। हाँ हाँ, इसमें से तैयारी करें। ये मैं आपको सब शेयर कर सही है। दूंगा। एलएमएस पे भी एलएमएस जी पे भी सर, शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। सर एग्जाम्स कब से एक्सपेक्टेड हैं? आपने कहा था ना 20 अगस्त के बाद से तो स्टार्ट है। मेरे ख्याल में डिले हुए हैं थोड़े से। ये चले गए हैं, क्या नाम है, सितंबर में। अच्छा, तो सर फिर वो सितंबर से 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो रही हैं, तो फिर क्या हमारा यूनिवर्सिटी में ही पेपर होगा? मेरे ख्याल में नहीं, शायद ऑनलाइन होगा। अच्छा, ऑनलाइन होगा, सही है। मतलब सितंबर में तो खोल देंगे। जी सर, वो नोटिफिकेशन एक आया था, वो मेरी नज़रों से गुजरा था, तो मैंने सोचा मैं पूछ लूँ आपसे कि हमारे हाँ, तो मेरे एग्जाम्स ख्याल में ऑनलाइन होंगे। खोल देंगे। आए नहीं अभी, बाकी कोई भी नहीं आया। मेरे ख्याल में जो ग्रुप था शहरियार वगैरह का। सर यार, शायद मेरा ख्याल से मैं उसको मैसेज कर देती हूँ क्या आ जाए। अभी ऑनलाइन ही था वो। हम्म। सर हम लोग जीआईएस की क्लास कब से रखेंगे? जीआईएस भी जल्दी रखता हूँ क्योंकि लेक्चर्स वहाँ प्रेजेंटेशन भी है, लेक्चर्स भी हैं जीआईएस का, तो मैं काम भी बहुत है। मैं चाह रहा था जी सर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है मेरे हाँ। पास एक, मैं वो आप लोगों को शेयर करूँ तो वो अच्छा, उससे इंस्टॉल कर लें। अच्छा कंजा, उससे अगर आप सॉफ्टवेयर ले लो टहनियत से। सही है सर, मैं उसको बोल देती हूँ कि मुझे ईमेल कर दे। ईमेल पे शायद ना आए क्योंकि वो हैवी होता है। वो ईमेल पे ट्रांसफ़र देख लो, अगर हो सकता है ठीक है। अगर ईमेल पे ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर हम सबको लिंक भेज देंगे उसका। सही है सर, लेकिन अगर ईमेल पे नहीं हुआ तो फिर हम कैसे शेयर करेंगे? हाँ, मतलब ये भी एक मुझे प्रॉब्लम कहीं है से कि वो घर का नहीं। कैसे कैसे हम हर किसी को कैसे भेजेंगे। जी ये सर, यही प्रॉब्लम, मसला मेरे पास एक ईमेल पे पुराना वर्जन है 3.2, लेकिन वो मेरे पास इंस्टॉल नहीं हो रहा। असल में वो है एक्सपी का, जब एक्सपी थी ना, विंडोज़ एक्सपी, है। जी जी सर। उस वक्त का है वो। जी जी इस पे इंस्टॉल नहीं होता वो। क्या भाई, बाकी नहीं आ रहे? सर, ये मैसेज किया है मैंने, शहरयार बोल रहे हैं कि वो आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक मिनट यूट्यूब पे डाल दूँ। सर आपने एक क्या कहते हैं एलएमएस पे भेजी तो थी एक लिंक, वो वाली सही नहीं है क्या? आपने शेयर की थी एक लिंक एलएमएस पे, आर्क कौन सी? जीआईएस की। सर आर्क जीआईएस की वो थी। नहीं खुल रहा, वो भी नहीं खुल रहा। अच्छा, वो भी नहीं खुल रहा। वो भी नहीं खुल रहा। मैंने भेजा था, उस खाली लिंक है वो, लेकिन काम नहीं कर रहा वो। सर वो बोल रहे हैं कि लिंक आप शेयर कर दें ग्रुप पे। लिंक तो शेयर कर दिया है मैं। लिंक ही तो शेयर किया जब तो आप आई हैं। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी सर, दोबारा कर दें। दोबारा तो मेरे ख्याल में वो डिलीट ना हो गया मुझसे। दोबारा कैसे करूँ गंजा, वो तो मैं उसको ख़त्म कर दिया मैंने। सर मैं कर दूं? हाँ, आप शेयर करें। सही है। भेज दिया ना? सर कर दिया। आ जाएंगे, आना होगा।
अच्छा जीआईएस के भी, और वो ईएमएस तो खैर आप नहीं दे रहे। तो ईएमएस मेरा नहीं है सर। नेक्स्ट सेमेस्टर से ईआईए होगा ना, 4 हमारा। हाँ एक मेरा इरादा है ईआईए रखवाऊँ। ईआईए तो पढ़ाने में मज़ा आता है क्योंकि उस पर ग्रिप भी अच्छी खासी है मेरी, और जी सर, सब्जेक्ट वैसे। क्योंकि सर मेरा भी ईआईए रुका हुआ है, उसके बाद मेरे सारे कोर्सेज कंप्लीट है। रुका हुआ है क्या मतलब? रुका हुआ है इन सेंस कि जब वो पहले वाले आपके सेमेस्टर से पहले एक सर पढ़ा रहे थे ना, उनका नाम मुझे नहीं याद, तो सर मैंने वो राजी सेमेस्टर साहब। ड्रॉप कर। जी जी जी, तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया था सेमेस्टर। तो सर उस वजह से मेरा ये वाला कोर मिस हो गया था। ओहो। तो सर फिर इस सेमेस्टर में ईआईए रखवा लें। हाँ मैं बात करता हूँ। अ, एक मिनट का। आज अगस्त की 7 तारीख है, 8 तारीख है, 7 है मेरे ख्याल सर 8 है। में। नहीं 7 है सर, 7 है। सर आपके पास इनविटेशन नहीं आ रही? कहते हैं सारे लोगों ने ग्रुप पे मैसेज सीन कर लिया है। मैं देखता हूँ इसे। हाँ अब आई है मेरे ख्याल में। 3 बच्चों की आई है। हाँ सर देखें। नीचे से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शहरियार। सर आपने लिंक भेजा ही नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ वहाँ पे, वो मैंने तो अभी कंधा नहीं बता। नहीं नहीं, मैंने लिंक भेज दिया था। लिंक भेज दिया था, तो वो शायद मेरे ख्याल में आपको मिला नहीं। हाँ मुझे नहीं मिला। हाँ वो मिला नहीं होगा। मैंने लिंक भेज दिया है। और कितने ग्रुप मेंबर्स रह गए? सर अमजद है, मैं हूँ, हसन फरीद हैं, ठीक है। मैं शाम और को कॉल करता हूँ भाई। तनवीर है। तनवीर तो जब उनकी बारी आएगी ना सर, जब उनका टर्न आएगा तो वो आपको कॉल कर लेंगे। अच्छा तनवीर के साथ प्रॉब्लम हो गई है? सर उसके पास वाईफाई भी नहीं है, उसके पास 4G भी नहीं चल रहा है। ओहो। ओके। हसन भाई आ जाए, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक ठीक। हसन फरीद। जी सर वो आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर लें। अच्छा एक्सेप्ट कर लूँ? जी सर। एक्सेप्ट तो है वो। अच्छा होस्ट बनाना है किसी को? बना दे सर, हम गरीबों को। शहरियार आपको, या बना दे टॉपिक क्या है आप लोगों का? सर। फैक्टर्स ऑफ HVAC सिस्टम और इट्स इफेक्टिवनेस। अच्छा फैक्टर्स तो जो मैंने पढ़ाए थे वही वाले ही है, कोई और है? वही फैक्टर। वही है सर, वो 7 फैक्टर्स है ना, 4 इन्वायरमेंट के, 2 पर्सनल हैं। ठीक है ठीक है। और उसकी इफेक्टिवनेस क्या है वो ज़रा सा डिस्कस करनी है। ठीक है। ये हसान भी आ जाए ज़रा, ग्रुप हमारा पूरा हो जाएगा। ये असद सयाल आपने दे दी प्रेजेंटेशन? असद सयाल ऑनलाइन तो हुए हैं, लेकिन ये खाली तस्वीर मेरे ख्याल में आ रही है इनकी। नहीं सर, नहीं मैं यहीं हूँ सर। अभी अच्छा दे दी प्रेजेंटेशन आपने असद? जी सर। जी सर, प्रेजेंट। पिछले सेशन में हमने दी थी, मोहम्मद हाँ अहमद हाँ वाली। हाँ ठीक है, अहमद वाली, अहमद वाली। सर हसान आ गए हैं सर, मैं स्टार्ट कर लें। मैं दे रहा हूँ, होस्ट बना रहा हूँ। शहरियार यू आर होस्ट नाउ। थैंक यू सर। सर स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा। अच्छा हाँ वही शरियार आ गई है। आ गई है। सर स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिवनेस प्रोसेस ऑफ HVAC सिस्टम फॉर थर्मल कंफर्ट। मतलब थर्मल कंफर्ट के लिए आप कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शहरियार HVAC इसको क्या बड़ा होता है कर इसको लो, देख लें। अगर बड़ा कर लो इसे, स्क्रीन को। F5, हाँ F5 बड़ा कर। कर लेता हूं।
सही है, ठीक है सर। सही है। What is HVAC? HVAC stand for heating, ventilation, air conditioning system designed to achieve the environmental requirements for the comfort of occupants and of a process. The main missions of HVAC system is to satisfy the thermal comfort of occupants by adjusting and changing the outdoor air condition to the desired conditions of the occupied building. Means that कि किसी भी building या किसी भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा आपका office है या कोई भी ऐसी आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, उसकी जो इनडोर इन्वायरमेंट है उसकी सिस्टम को कंफर्ट करने के लिए हमें ये सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसके बेस पे हम आगे जो है काम करते हैं, तो फिर जाके हमारे जो भी ऑक्यूपेंट्स होते हैं उनको थर्मल कंफर्ट मिल जाता है। What is the thermal comfort according to ASHRAE? अगर ASHRAE के डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए तो that condition of mind that express the satisfaction with the thermal environment. Thermal comfort is determined by the room's temperature, humidity and air speed. 3 चीज़ों पर मबनी है। अगर इनमें से किसी की भी फ्लक्चुएशन हो रही होती है तो थर्मल कंफर्ट आपको नहीं मिल पाता। अगर हम पर्पस की बात करें तो पर्पस ऑफ सर कोई आ रहा है, इसको एडमिट कर लो। कर लो अगर है कोई। Purpose of ASHRAE purpose is to specify the combination of indoor thermal environment शहरियार factor 55 पे लिखा है पर्पस ऑफ ASHRAE 55। क्या ये कोड है या इसका कोई नंबर है? सर ये क्लॉज है उसका। सर ये स्टैंडर्ड है ना ASHRAE का, जो कि HVAC 55 जो है उसका क्लॉज नंबर है। उसकी क्लॉज की डेफिनेशन से एक ही अखज़ किया है कि क्या पर्पस है इसका, बस। और बाकी हम पूरे ASHRAE को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है। Environmental factor and personal factor that will produce thermal environmental condition acceptable to the majority of the occupant within a space. अगर आपको यहाँ इस ग्राफ के अंदर नजर आए, अगर आप देख सकें तो ये ग्राफ जो है वही जो पीछे मैंने अभी डिस्कस किया था कि 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। एक एयर स्पीड आपका, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा आपका जो है ह्यूमिडिटी। इसी के ऊपर मबनी होती है चीज़ें। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर फ्लक्चुएट करे या आप उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इम्बैलेंस कंडीशंस में है, तो आपको थर्मल कंफर्ट नहीं मिल पाता है। सर ये एडमिट कर लूँ सारों को? कर लें, अगर बहुत सारे तो कर लें। अच्छी आयत है। इनके एडमिट की वजह से ना मेरी स्क्रीन रुक रही है। ये आपकी इफेक्टिवनेस है, कोई 6 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। यार कर लिया एडमिट? जी सर एडमिट कर लिया। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके HVAC सिस्टम को इफेक्टिवली वर्क कर सकता है या उसको बना सकता है किसी भी ऑक्यूपेंट की थर्मल कंफर्ट के लिए। उनमें से ये 6 हमने आइडेंटिफाई किए थे, वो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो है वो टाइटन द बिल्डिंग एनवायरनमेंट। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट एक दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है तो आपकी HVAC सिस्टम के लिए आपके बिल्डिंग की टाइटिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपको बिल्डिंग को इन्वेलप करना है ताकि कोई भी आउटसाइडर एनवायरनमेंट की चीज़ें आपके इनसाइड बिल्डिंग के अंदर एंट्रेंस ना हो सके। तो उसके लिए आप जो है पूरी बिल्डिंग को टाइटन करते हैं और इसका गोल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप किसी भी ऑक्यूपेंट को वहाँ पर कंफर्ट देने के लिए या उसकी जो है वहाँ के जो मॉइस्चर होगा या वहाँ की ह्यूमिडिटी होगी या वहाँ की जो भी एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए आप बिल्डिंग को टाइटन करते हैं। सेकंड वन इज रिड्यूस द लोड कैपेसिटी। लोड कैपेसिटी से मुराद यहाँ पर सिंपली इतना सा है कि लाइक किसी भी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, लाइक आपके पास लाइटनिंग है। लाइटनिंग में आज तो नहीं, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो लाइटनिंग हम यूज़ करते थे उससे भी काफ़ी जो हीट एनर्जी है वो जनरेट होती थी, जिसकी वजह से आपका रूम या आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो हॉटनेस की तरफ जाता था। तो इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप LED लाइट्स का इस्तेमाल करें उस बिल्डिंग के अंदर, या जो भी ऐसा सिस्टम है जो कि हीट जनरेट कर रहा है आप उसको इनक्लोज करें या उसको सेपरेट करें या उसको टाइट अप करके किसी ऐसी मखसूस जगह करें जिसकी वजह से उसके आपके थर्मल कंफर्ट पे
असरअंदाज ना हो सके। तीसरी चीज ये है कि मेक यूज ऑफ अवेलेबल एनवायरनमेंट रिसोर्स टू इनेबल एफिशिएंसी। इसके अंदर भी क्या होता है कि बेसिकली आप जहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत सारी अननेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद होती हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल आप कहीं भी किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, वो कोई एक ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल डेजर्टेड एरिया है और वहाँ पे आपकी कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के आसपास कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है जो उसको शेड दे सके या साया दे सके। तो इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप अपनी बिल्डिंग के अराउंड कोई प्लांटेशन, कोई ऐसी ट्रीज जो है वो लगा दें या रख लें जो कि उस बिल्डिंग को प्रॉपर शेड प्रोवाइड कर सके या उसके आसपास के तरफ को थोड़ा सा कूल कर सके और उस आपके बिल्डिंग का जो इंडोर एनवायरनमेंट है वो बेहतर से बेहतर रह सके। फोर्थ वन इज सेपरेट कंट्रोल फॉर टेम्परेचर, वेंटिलेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन इन मल्टीपल जोन। मतलब आपने क्या करना है कि आप जी सर, ये जो रेजिस्टेंस होती है फर्श के जैसे कहते हैं दरख्त लगाओ तो इससे ठंडक होगी या घर के पास दरख्त लगाने से ठंडक होगी, उस पर एक शेर भी मुझे याद आया, एक पता नहीं, हाँ, कि सर पे चढ़ा के रख दिया सूरज के सामने, पत्तों के साथ पेड़ अजब चाल चल गया। यानी मुझे बाद में इसका समझ आया कि वैसे तो देखा जाए जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, ये सबसे ऊपर होते हैं और दरख्त बिल्कुल तना जो है बिल्कुल छुपा हुआ होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। तो एक कॉल आ रही है। अच्छा, आप लोग कंटिन्यू करें। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं, सर ने आवाज़ दी कि कंटिन्यू करें। उसके बाद जो चीज़ फिफ्थ वन है मेंटेनेंस ऑफ एचवीएसी। मतलब आपने अपनी पूरी एचवीएसी सिस्टम की मेंटेनेंस करनी है, लाइक आपके जो कूलिंग इक्विपमेंट्स उसके फिल्टर्स वगैरह को आपने रिप्लेस करना है टाइमली। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपके जो भी पुलिस हैं, बेल्ट्स हैं, होते हैं इस सिस्टम के अंदर, उसको इसकी भी आपने रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहनी है। आपके कंडेंसर जो हैं या एवापोरेटर्स जो होते हैं उसकी आपकी क्लीनिंग करते रहनी है। इसी तरह आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं उसको भी आपने चेक करना है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फैन है या ब्लोअर है या आपके पास मोटर है, उसको आपने एज पर योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसको एडजस्ट करना है। देन फॉर एग्जांपल आपके पास कोई थर्मोस्टेट या कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ से हीट आप समझते हैं कि यार यहाँ से हीट जनरेट हो सकती है, तो उसकी भी जो है ऑपरेशन और उसकी मेंटेनेंस को आपने देखना है। इसी तरह हम आ जाए अगर लास्ट वन पे, एग्जामिन यूजेज डाटा टू अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड बिहेवियरल चेंजेस। ये बिल्कुल लास्ट जो आपका दो फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन इंटरेक्शन उस जगह पर है जहाँ पे आपका एचवीएसी सिस्टम वर्क कर रहा है, तो मेन चीज़ एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। आपके बिहेवियरल चेंजेस को आइडेंटिफाई करना होगा और साथ ही साथ उसकी एडजस्टमेंट एज पर रिक्वायरमेंट जो चीज़ें हैं आपने उसको मॉनिटर करनी है टाइम टू टाइम। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो आपका जो एचवीएसी सिस्टम है वो इफेक्टिवली वर्क करेगा किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी इंडोर इन्वायरमेंट में, किसी भी स्पेस में, या कह लें आप किसी भी ऐसे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर जहाँ पे आप ये सिस्टम लगा रहे हैं। ये इसके अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था मेजर फैक्टर्स ये हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एयर टेम्परेचर, रेडिएंट टेम्परेचर, एयर वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, और पर्सनल फैक्टर में आपके क्लॉथिंग, इंसुलेशन और मेटाबॉलिक हीट आ जाती है। जैसे अभी हमने ऊपर वाले लास्ट पॉइंट में जिक्र किया था बिहेवियरल चेंजेस, तो इसके अंदर ये छठा ये पर्सनल फैक्टर, क्लॉथिंग और इंसुलेशन और मेटाबॉलिक हीट, ये बहुत वेरी करती है इसके अंदर। अगर इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते हैं तो आपका जो कंफर्ट जोन है वो आपको नहीं मिल पाता। इसको अगर डिवाइड किया जाए थोड़ा सा, ये ऑर्गेनोग्राम में बना के हमने इसको शो ऑफ करवाया है कि एचवीएसी सिस्टम जो है मेजर वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर की बात करें तो या तो हीटिंग है या कूलिंग है, ह्यूमिडिटी की बात करें या ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन है, वेलोसिटी ऑफ एयर की बात करें तो उसके अंदर मजीद वेंटिलेशन है, क्लीनिंग है, एयर मूवमेंट है। यार ये कौन से फैक्टर्स में आएगा? कौन से सर? ये जो क्या चीज? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी, ये सर ये ऊपर देखें, ये हमने यहाँ पे इसको ब्रीफ आउट किया है। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से और पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये तो 4 फैक्टर्स हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर। जो अगली स्लाइड है
तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है वो किस हवाले से, ये वाली, ये उन्हीं सर में। हमने इस स्लाइड के अंदर ही हमने खुद ही ऑर्गेनोग्राम को वो किया है कि HVAC सिस्टम जो है मेजर जो है वो 3 चीजों पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेलोसिटी ऑफ एयर। ठीक है, इसमें पर्सनल फैक्टर कहाँ है? इसमें पर्सनल फैक्टर भी है कहाँ है, कौन सा वाला? सर, यहाँ नहीं है ना, ऊपर डिस्कस कर लिया ना, ये एनवायरनमेंट का सिर्फ दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, जो ऊपर वाली ठीक है, स्लाइड ठीक में भी आपको ग्राफ के अंदर शो किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है आगे। भाई, नेक्स्ट आ जाए हसन भाई या अमजद। हाँ मेरी स्लाइड। अच्छा, वो जो आपके फोर्थ है ना, क्या नाम है, तनवीर, उसकी कॉल आ रही थी अभी मैंने। सर तनवीर की बिल्कुल लास्ट में है, जब वो वहाँ पे आएगी तो हम उसको कॉल कर देंगे, वो आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, ठीक तो है। मैंने ज्वाइन कर लिया सर, ओह गुड। अभी नेट आ गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि हम कमरा तालीम में ना दाखिले की इजाजत चाहते हैं। अच्छा शहरियार एक्सेप्ट कर लो यार। फहद सलीम। सर मैंने एक्सेप्ट सबको किया हुआ है, मैं फिर चेक कर लेता हूँ, आप कंटिन्यू करें अपना। अच्छा हाँ मैं करता हूँ कंटिन्यू यहाँ से टेम्परेचर वाली स्लाइड से। आवाज़ आ रही है सब? जी जी, आ रही है। जी आ रही है। अच्छा, इसमें जो हमारा मेन है HVAC में जो पैरामीटर कंट्रोल होता है वो हमारा है टेम्परेचर, जो हम सबसे ज़्यादा फील भी करते हैं। ह्यूमिडिटी और हम एयर वेलोसिटी को तो हम बाद में करते हैं, लेकिन जो सबसे पहला हम लोग बोलते हैं वो यार ये कि गर्मी ज़्यादा है या ठंडक ज़्यादा है, तो सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर ध्यान में आता है वो टेम्परेचर का है। तो अच्छा यही है। अच्छा, इस सिस्टम का मकसद भी ये जो हमारी स्पेस है उसमें या तो टेम्परेचर बढ़ाया जाए या कम करा जाए, और ह्यूमिड अपना जो कम्फर्ट है, कम्फर्ट जो है उसको अचीव किया जाए। तो इसमें यह हीटिंग इक्विपमेंट रिक्वायर many facilities to perform their primary task of heating, such as to heat buildings or spaces, boiler units, pumps, heat exchangers, pressure reducing equipments, control air compressors and miscellaneous equipments। ज़्यादातर इसमें बॉयलर्स वगैरह हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। बॉयलर्स के साथ जो है हम लोग पंप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जिसका जो हीटिंग के लिए बेसिकली हम लोग ये 2-3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें जो इसकी एग्जाम्पल है कि इसको किस तरह अचीव किया जा सकता है, इसमें ये फोर्स हॉट एयर पास थ्रू पाइप्स, यानी पाइप्स के थ्रू जो है ना हम लोग अगर गर्म हवा गुजारें हैं या कोई लिक्विड गुजारें हैं, वाटर गुजारें जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, तो इसके जरिए हम जो है इस स्पेसिस को अपने जो है वार्म कर सकते हैं। अच्छा, इसको फिर अगर हम इसमें देखें तो रेडिएंट टेम्परेचर भी हमारे पास है, जो अब जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। बाकी रेडिएंट टेम्परेचर के अलावा अगर देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास हॉट एयर या हॉट वाटर जो है वो हमारे पास कन्वेक्शन भी आता है, कि कन्वेक्शन के थ्रू भी हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए आगे स्लाइड पे आइएगा। कर रहा हूँ हसन भाई। जी करिए। असल में जब ये एक्सेप्ट करने पे जा रहे हैं ना तो ये हैंग थोड़ा सा। अच्छा, इसमें अगर दूसरा इसका जो अपना दूसरा पहलू आ जाए टेम्परेचर का ही, तो इसमें कूलिंग है। अच्छा, कूलिंग में हमारे पास जो है रेफ्रिजरेशन है या इसको आप कूलिंग इक्विपमेंट कह लें, तो इसमें हमारे वाटर चिलर्स हैं, कूलिंग वाटर टावर्स हैं बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, जिसमें जो अपना हमारा पानी है वो जाता है और एयर से कॉन्टेक्ट होकर हमारा उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है पानी का। कंडेंसर वाटर पंप्स हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स हैं। बाकी इसके अलावा मिसलेनियस बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। और वही जो समझ लें आप, जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चीज़ इस्तेमाल हो रही है, उसी तरह ही मतलब टेम्परेचर की ट्रांसफर के लिए चीज़ इस्तेमाल हो रही है। इसमें हमारे पास जैसे फोर्स एयर आ गई या फोर्स वाटर आ गया, तो इसके ज़रिए ही हम लोग जो है इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं। अच्छा, इसको इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो जैसे पहले शहरियार ने बात की थी स्लाइड के अंदर कि हम लोग इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे बिल्डिंग है जिसको हमें टेम्परेचर जिसका मेंटेन करना है, तो जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये गर्म मुल्क है, तो हम इसके लिए कर सकते हैं कि हम जो शेड प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग को। जैसे सर ने कहा था कि वो ट्रीज के हवाले से सर ने शेड भी कहा था, तो इसमें है ऐसा कि ये तक नोट किया गया है कि जिन घरों के आगे दरख्त लगे होते हैं, जिन बिल्डिंग के आगे दरख्त का शेड मौजूद होता है और डायरेक्ट जो है सनलाइट का कांटेक्ट नहीं होता बिल्डिंग से, तो वहाँ 4 डिग्री तक का फर्क आता है। यानी वो बिल्डिंग्स जो हैं कि जिस पे दरख्तों का साया आ रहा होता है वो 4 डिग्री ठंडी होती है बनिस्बत दूसरी बिल्डिंग्स पे जिस पे आपका डायरेक्ट आ रहा हो। तो आप देखें 4 डिग्री अगर आपकी बिल्डिंग ठंडी है तो ऑलरेडी आपका जो अपना लोड है, आपका HVAC सिस्टम है वो कितना कम हो गया। 1 डिग्री को भी अगर आप मतलब कम करने आते हैं तो कितना आपको तकरीबन मैनीफोल्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी पड़ती है, पावर बढ़ानी पड़ती है इसको अचीव करने के लिए। तो 4 डिग्री यहाँ पे आपकी बिल्डिंग ठंडी होती है अगर आपने दरख्त लगाए हैं। बाकी इसके अलावा कलर बिल्डिंग का, जैसे कलर की बात करें, अगर कलर बिल्डिंग ऐसा होगा मिसाल पर कलर अगर उसका ऐसा रिफ्लेक्टिव कलर उस पर मौजूद, इस तरह आजकल कलर्स आ रहे हैं या कोटिंग्स आ रही हैं। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग मट्टी का मकान और जो सीमेंटेड होते हैं इसमें भी फर्क होता है? ये सर
बिल्कुल होता है सर। इसमें यह है कि हीट कैपेसिटी का फर्क है सर। क्या जो अपना कंक्रीट है इसकी हीट कैपेसिटी जो है ना बहुत हाई है। ये कंक्रीट एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है। जी सर, एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है और ये काफी देर तक गर्म रहता है। मतलब जैसे हम पहले देखते थे ना कि हाँ। सैंड, अगर हम सैंड की एग्जांपल लेते हैं तो सैंड हमारी मतलब जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। हाँ तो लेकिन ये इसका मामला इसमें उल्टा है। एक चीज में सर जैसे कंक्रीट जो लाहौर है वो के अंदर एब्जॉर्ब जल्दी नहीं करता, ये एब्जॉर्ब भी देर से करता है और ठंडा भी हाँ, देर हीट से। लॉस भी, हाँ हीट कैपेसिटी हाई है इसकी दो चीजें बेसिकली ना, हैं। ये तो देर से। रेत वाली बात आई ना, आइस जी सर। आइस जो है वो, या जो आपके वाइट कलर जो होता है वो नॉर्मली ठंडा नहीं होता बाहर, या मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। मैंने पढ़ा था क्लाइमेट चेंज के अंदर, मैंने शायद पढ़ा था, कोई टर्म्स थी कि वो आपका कितनी रेडिएशन ज़मीन पे टकराने के बाद कितनी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होती है और कितनी रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो हमारी जो डेजर्ट एरिया है उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो सूरज की जो, जैसे रेगिस्तान गर्म होता है, उसकी रीज़न ये है कि रेत पे पड़ती है वो जल्दी गर्म कर देती है। इसी तरह आपको आइस जो है वो सर हीट नॉर्मली गर्म गेनिंग और हीट लॉस रेत में या मिट्टी में या उसमें सैंड में बहुत तेजी से होती है। बहुत तेजी से होती अगर है। आप डेजर्ट में अगर आप रात में चले जाएं तो वहां पे आपको जो बजरी या मिट्टी आपको सैंड मिलेगा वो बहुत ठंडा मिलेगा। वो एकदम लेकिन ठंडा अगर भी हो आप जाता दिन है में, क्योंकि वो जितनी हाँ तेजी से एब्जॉर्ब करता है उतनी Yes, sir. तेजी से उसको वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। केमिस्ट्री वाले अगर कोई है तो वो बताएगा, केमिस्ट्री वाले लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है कोई केमिस्ट्री वाले तो ये भी हैं, क्या नाम है, अदनान साहब? सर बिल्कुल है, लेकिन सर ये भूल गया। पुराने जमाने की बात है ये। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा होगा इंटर के अंदर। वो लेटेंट हीट क्या होता है कि आपकी कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं, मासेस ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब करके जल्दी उसको रिलीज करते हैं। तो यही हमारे यहाँ भी यही है, क्योंकि कंक्रीट बहुत ज़्यादा बन गई है तो इस वजह से हमारे यहाँ 32,000 रुपये बिल भी आता है। उसकी रीज़न ये है कि जल्दी वो गर्म लेट होती है कंक्रीट, और फिर वो ठंडी भी देर से होती है। मेन रीज़न इसकी है। यस सर, रात तक ही गर्म रहता है। जो अर्बन आइलैंड का ना, हीट आइलैंड का, अर्बन हीट आइलैंड, वो बेसिकली यही फिनोमेना है कि वो रात तक जो है ना वो गर्म रहता है। गर्म और रहता ये मतलब सिर्फ, हाँ ये सर, ये पूरे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई सी ब्रीज होती है, जी जी। तो सी ब्रीज बेसिकली यही होता है कि हीट कैपेसिटी पानी की और रेत में फर्क होता है। और तो पानी जो है वो देर तक गर्म रहता है देर तक गर्म रहता और है रेत और जल्दी, हाँ रेत जल्दी ठंडी हो जाती है। और ये रेत जल्दी आपको ठंडी हो कराची का टेम्परेचर जितना बढ़ा है, इसकी वजह भी ये हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, HVACs हैं। हमने हर घर में तकरीबन अब AC है, स्प्लिट हर घर में हो गया सर, बिल्कुल हर घर में। तो हर बिल्कुल। बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में आपको इतने AC मिलेंगे कि ये अल्टीमेटली कराची का टेम्परेचर दुबई तक जाना था। ये इन्वायरमेंटल इशू है इसका। ठीक है, आगे चलें। आगे सर इसमें यह है कि और इसको इफेक्टिव किस तरह बनाएं। तो इसकी जो लाइंस हमारी हैं, लाइंस की इंसुलेशन वगैरह हम लोग बेहतर कर सकते हैं। अगर लाइंस हमारी इंसुलेटेड नहीं होंगी तो वो जो है ना अपना हीट लॉस हमारा होगा या अपना कूलनेस का लॉस होगा हमारा, क्योंकि वो ज़ाहिर है जब एयर से टकराएगी, इन्वायरमेंट की एयर टकराएगी इससे, तो ये लाइंस वगैरह वो जो है इसके टेम्परेचर को इफेक्ट करेगी। बाकी सर इस पर हम सोर्स जो अपने हमारी जो हमारा सिस्टम है जिसको हमें ठंडा करना है या गर्म करना है, और जो हमारा जो सोर्स है इसका, जो हमारा बॉयलर है अगर गर्मी की बात करें तो, या चिलर्स हैं अगर हम अपना कूलिंग की बात करें तो इसमें ये कर सकते हैं कि हम सोर्स का जो है ना डिस्टेंस कम कर दें, दोनों का, सोर्स का और सिस्टम का डिस्टेंस कम कर दें। कैसे तो इससे भी हमारा हीट लॉस, समझा नहीं मैं। मतलब सर ये है कि अपना चिलर वगैरह की लाइन जो एक्सपोज होती हैं या बहुत दूर होती हैं, तो उसमें ये होता है कि डेफिनेटली वो एक लंबी लाइन आ रही है, तो वहाँ पे आपका बहुत चांस होता है कि यार आपका हीट लॉस हो जाए। तो जब बिल्डिंग डिजाइन करें तो बेसिकली इसको रखते ऐसे हैं कि सब जगह जो है करीब पहुंच जाए। मतलब या तो सेंट्रली रखते हैं इसको कि सेंट्रली एयर कंडीशन होता है बेसिकली, ज़्यादा ना हो, हाँ डिस्टेंस ज़्यादा ना हो इसका डिस्टेंस। बाकी इसके अलावा सर कुछ जगह है जैसे हम अपना टेक्सटाइल में काम करते हैं तो हमारे पास वीविंग, हमारे पास एक है जहाँ पे वीव होती है, अपना बुनाई होती है कपड़े की। सही। तो उसमें ये होता है कि हमें उसमें खास टेम्परेचर और हमें खास आवाज होती है स्ट्रेंथ के लिए ना, हमारे ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सर? आ रही है। वो जरा नशे वाली आवाज हो रही थी। अच्छा सर, वो हाँ सिग्नल्स का मसला हुआ था। तो हम उसमें फिर ये करते हैं कि हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन आवाज बहुत करते हैं। जो बंदा आता है साइड में जाता है, या फिर हम इसके लिए वो भी कर्टन भी यूज करते हैं। मेरा आवाज नहीं आती बेटा। अमजद
हेलो अमजद कहाँ पे हैं? और शायद हाँ, अमजद अमजद कैरी कर लें आगे ह्यूमिडिटी से। ठीक है, मैं देख लेता हूँ ह्यूमिडिटी। अच्छा, हम्म, नेक्स्ट आगे से हम डिस्कस करते हैं इसको। ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम ह्यूमिडिटी भी कह रहे होते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट एयर में करंटली कितना प्रेजेंट है। तो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए कुछ हम इक्विपमेंट कह सकते हैं उनको, या मशीनरीज कह सकते हैं कि हम उनको इंस्टॉल करते हैं कि अपने डिजायर ह्यूमिडिटी को हम मेंटेन कर सकें। उसके लिए सबसे पहले हमने एज एग्जांपल या जो ह्यूमिडिफायर यूज होते हैं उनके हमने लिखे हैं। ह्यूमिडिफायर होता है जो कि वेपराइज हीट को या फिर वाटर को वेपराइज किया जाता है कि वो एयर के अंदर हमारे जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको एक लेवल पे लेके आ जाए जो कि हमारा डिजायर्ड लेवल है। दूसरा है एवोपरेटिव ह्यूमिडिफायर। ये होता है एन एवोपरेटिव ह्यूमिडिफायर ऑपरेट मच लाइक अ कूल मिस्ट एवोपरेटर। ये मिस्ट टाइप की क्रिएट करता है एवोपरेशन से और मॉइस्चर कंटेंट को जो है एयर में मेंटेन करता है। हेलो इट इज अ विक। विक क्या मतलब? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर जी। जी बोलें। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा विक ह्यूमिडिफायर क्या होता है? एवापोरेटिव ह्यूमिडिफायर लिखा है ना आपने। जी सर। अ, इसका क्या पर्पज होता है? सर एवोपरेटिव का पूछ रहे हैं? जी जी। सर एवोपरेशन ही होती है इसमें, बेसिकली वाटर से जो है हम उसको एवोपरेशन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, उससे ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। जी सर, जिसमें हम फैंस वगैरह यूज कर रहे होते हैं जो कि फैन सर्कुलेट करता है उसको आगे स्प्रेड करने के लिए। ठीक है। शहरिया नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है डिह्यूमिडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी हमारे पास एयर में ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं? उसमें हमारे पास कंडेंसिंग डिह्यूमिडिफायर होता है या फिर कूलिंग ह्यूमिडिफायर होता है जो कि वर्क करता है या जो काम करता है कि हमारे टेम्परेचर को डिक्रीज कर सके इनकमिंग एयर से। उसके बाद हम जो एयर में मॉइस्चर होता है उसको वहीं होल्ड कर लेते हैं जो कि आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता। उसके बाद है डेसिकेट ह्यूमिडिफायर। बहुत सारे लोगों ने लैब वगैरह में भी काम किया होगा, जैसे हमने भी केयू में काम किया था। तो एक सिलिका टाइप मटेरियल होता है जो कि डेसिकेंट के तौर पे काम उसके करता है अंदर क्या और यूज होता मॉइस्चर है ब्लू कलर कंटेंट। का? सर वो सिलिका होता है आई थिंक। सिलिका, ठीक है। वो एब्जॉर्ब करता जी, है जो कि वाटर। मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन कि अगर हम देखें ना, आप कभी आप मेडिसिन लेने सिलिका जाएं। इज अ कूलिंग एजेंट सर। हाँ, वो आप मेडिसिन लेने जाए ना तो वो कभी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है वो जिसके छोटे अंदर छोटे बैग्स में होते हैं सर। छोटे छोटे बैग्स होती हैं, तो वो बैग्स के अंदर वो यस सर। पूरी सिलिका होता है। जी। डेसिकेंट होता है। यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैंने ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम वेलोसिटी एयर में हम डिस्कस करेंगे क्लीनिंग, वेंटिलेशन एंड एयर मूवमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लीनिंग। बेसिकली क्लीनिंग है क्या, इसका पर्पस है क्या? जब हम एयर इनटेक से या एचवैक में एयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कंटेमिनेशन भी हो सकती है, चाहे वो कोई पार्टिकुलेट मैटर हो, स्मोक हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। तो उस कंटेमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो ज़्यादातर फिल्टर्स यूज़ होते हैं हमने कुछ उनकी नाम वगैरह भी निकाले और वो परफॉर्म कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे हमारे पास है फाइबर जब ग्लास आवाज थोड़ी फिल्टर। तेज, थोड़ी सी ज्यादा अपना वॉल्यूम। सबसे सबसे पहले हमारे पास है फाइबर ग्लास फिल्टर, जो कि फिल्टर डिस्पोजेबल भी होता है, अफोर्डेबल भी है, मतलब कि कीमत में भी कम होता है, इजीली मिल भी जाता है। पर इसकी जो एबिलिटी होती है कंटेमिनेशन कंट्रोल करने के लिए वो बहुत कम होती है, पर्पस क्या होता है जिसकी इसका? वजह से सर कंटेमिनेशन डस्ट वगैरह कंट्रोल करने के लिए। सही। ठीक है, पर सर ये इतना इफेक्टिव नहीं होता या इतना एफिशिएंट नहीं होता, फिर भी पार्टिकल इससे पास आउट हो जाता हम्म। है। शहरिया नेक्स्ट। लिक्विड। अच्छा, इसके बाद है प्लेटेड फिल्टर्स। अच्छा, लिक्विड लिखा हुआ है प्लेटेड तो? से मतलब कि मुराद क्या हो सकती है? हेलो। प्लीटेड लिखा हुआ है, प्लीटेड। जी सर। सर ये जो कौन टाइप शेप आपको दिख रही है हाँ हाँ, पिक्चर के अंदर, सही है। ये इन्हीं को प्लेटेड कहते हैं। और ये भी कहा गया है, या जो मैंने स्टडी की है, उनका कहना ये भी था कि जिस फिल्टर के अंदर ज्यादा प्लेटेड या जितनी ज्यादा कोन शेप के ये मटेरियल होंगे वो उतना ही इफेक्टिव होगा। अच्छा।
जो कि डस्ट वगैरह और अदर पोल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉशेबल फिल्टर्स। वॉशेबल फिल्टर्स की हम लॉन्ग थोड़ा टर्म, फास्ट कर लें, 10 मिनट रह गया है। ठीक है, वॉशेबल फिल्टर्स आते हैं जिसकी कॉस्ट भी मतलब मुनासिब होती है और लॉन्ग टर्म के लिए चलता है क्योंकि हम इसको यूज़ करने के बाद वॉश कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं पार्टिकल्स और ये उन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है और उन पार्टिकल्स को आगे मूव नहीं होने देता। और कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स वो भी होते हैं जो कि वॉशेबल होते हैं। नेक्स्ट प्लीज शरिया। कर दिया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं कि ज़्यादा नाम किस फिल्टर का होता है एचवैक के अंदर, वो उसको हीपा फिल्टर कहा जाता है। हीपा फिल्टर की एब्रीविएशन क्या है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, हॉस्पिटल्स वगैरह मैंने में एक होता है। फार्मा में काम किया है कि फार्मा में काम किया है, वहाँ पे इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता था क्योंकि फार्मा में कंटेमिनेशन की टॉलरेंस जीरो होती है क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन की फॉर्मुलेशन वगैरह होती हैं। तो ये कंटेमिनेशन को 99.9% जो है रिमूव करता है। और यूएस डिपार्टमेंट जो एनर्जी है उनका, वो भी इस फिल्टर को रिकमेंड करता है कि इसको यूज़ किया जाए। उसके बाद हमारे पास यूवी फिल्टर है। यूवी फिल्टर बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह को या माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका कोई खास मतलब इम्पैक्ट नहीं होता कि ये कोई अदर पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप कर पार्टिकल्स तो नहीं बैठेंगे यूवी फिल्टर्स के अंदर? नहीं सर, यस सर, ये यस सर, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया मरते यूवी हैं। फिल्टर सिर्फ यूज होता है माइक्रोब्स को किल करने के लिए। हाँ, बस वो बायो किलर आप होगा। मल्टीपल इक्विपमेंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आप अगर आप हीपा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उससे लेस कॉस्ट जो है वो आपने यूज कर लिया और साथ में यूवी लगा दिया, तो दोनों काम हो सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास वेंटिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन में बेसिकली होता क्या है या वेंटिलेशन का पर्पस क्या है? वेंटिलेशन का पर्पस ये होता है कि आप किसी भी क्लोज स्पेस के अंदर फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस करवा के वहाँ का CO2 लेवल को आप मेंटेन कर सकें, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकें। जो हाई क्वालिटी के एचवैक यूनिट्स होते हैं उनके अंदर मतलब फिटेड होता है, या वो ज़्यादा हाई क्वालिटी इसलिए भी कहलाते हैं कि वो मॉनिटर और रेगुलेट कर रहे होते हैं कि आपका करंटली वेंटिलेशन लेवल कितना है। एचवैक सिस्टम के अंदर वेंटिलेशन मैकेनिकली होती है, डक्टिंग और फैन के थ्रू उसको सर्कुलेट किया जाता है फ्रेश एयर को। और फ्रेश एयर का एक और इम्पॉर्टेंट वर्किंग ये भी होती है कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बहुत काम आता है। नेक्स्ट शरिया। एयर मूवमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एयर मूवमेंट को क्लोज स्पेस के अंदर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, या आपको ये डिस्क्राइब करता है कि आपके क्लोज स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ एयर कितनी एयर है। मूवमेंट अच्छा, कैसी होनी चाहिए, बेसिकली मुझे एयर सिर्फ ये मूवमेंट बता दो। हसन सर अमजद जी सर अमजद मुझे बता दो कि एयर मूवमेंट कैसी होनी चाहिए HVAC के अंदर, बस सिंपल ये सर पढ़ एयर लीजिए। मूवमेंट ये है कि मतलब आपको फील ना हो कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे कोई रुकी हवा है जिसकी वजह से आप ज़्यादा गर्म फील कर सको, या फिर ऐसा है कि आपको ठंडी हवा ज़्यादा फील हो रही हो। कुछ बीच का कुछ ऐसा हो जिसमें आपको कंफर्ट जोन आपका मिल रहा हो। वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होगा फिर? सर यही चीज़ तो होगा इसमें। तो इसमें हमने ये चीज़ महसूस करानी है कि ठंडा गर्म ज़्यादा हो या ज़्यादा गर्म ठंडा हो, या इसमें कुछ और फैक्टर देख रहे होते हैं? खैर यार सर जी सर, ये एयर मूवमेंट में फैक्टर क्या होता है? एयर मूवमेंट का पर्पस क्या है हमारा? सर एयर मूवमेंट का पर्पस ये है कि हम अपनी थर्मल कंफर्ट को एयर को हम सर्कुलेट करवा रहे होते हैं ना, वो ये तनवीर बताया मुझे। तनवीर ऑनलाइन है ना? जी सर बिल्कुल। तनवीर ये एक मेरे ख्याल में आप किससे ऑनलाइन हुए हो? सर इकरा रशीद के नाम से। इकरा रशीद के नाम से, ठीक है। तनवीर मुझे बताएं कि एक तो वेलोसिटी ऑफ एयर मूवमेंट ये कह रहे हैं कि कूलर और वार्मर से रिलेटेड है, क्या ये सही कह रहे हैं? सर एग्जैक्टली जो हमारी एयर की मूवमेंट होती है बेसिकली ये होती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। पर्पस क्या होता है? एयर मूवमेंट का अगर हम लोग HVAC की बात करते हैं, एयर मूवमेंट का पर्पस ये होता है कि जो हमारी इंडोर एयर क्वालिटी है उसको मेंटेन करना। लाइक कि अगर एयर की फ्रेश एयर की मूवमेंट वहाँ पे नहीं होगी तो जो इंडोर एयर क्वालिटी होगी वो ठीक नहीं होगी, जिससे जो है ना हमारे पास डिफरेंट हैजर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। मैं समझा फ्रेश एयर को बेसिकली ओडोर मैं वगैरह समझा आप इसको टेम्परेचर से रिलेट कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कूल और वार्म, तो वो कूल और वार्म सर ये एक्चुअली वो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एयर आपने एक्सचेंजर एयर के जनरेट तौर कैसे पे होती है। इस्तेमाल कर नहीं ये वो है एयर हैं। एयर जनरेट कैसे होती है, एयर मूव कैसे करती है, ये उसका हाँ सर यहाँ पे movement, कॉन्सेप्ट है अच्छा हाँ बेसिकली। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना क्या टेम्परेचर तो अलग फैक्टर है, कूलर वार्मर नहीं का नहीं तो नहीं अलग नहीं फैक्टर। सर, ये जो पिक लगाई हुई है इसका मकसद ये है कि एयर जो है ना ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, उसको बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है, ठीक ये है वो बस, कॉन्सेप्ट है ठीक है, यहाँ पे। ये पॉइंट पूछना चाह सर रहा था। जैसे इसके अंदर वो भी होता है कि अगर रुकी हुई हवा है वहाँ पे तो ओडोर भी क्रिएट हो सकता है। आवाज कम आ रही है odor को भी अमजद? पता- सर जैसे ये होता है कि स्टेगनेंट एयर होती है तो ओडोर वगैरह भी हो जाता है, कोई हाँ स्मेल आ रही होती है, वही तो मैं जाहिर है उसको भी सर सर्कुलेट टाइम करना है कम है, ना। मेरे भी 2 फैक्टर्स हैं सर आगे। जल्दी 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 जल्दी, सिर्फ 4 मिनट्स तो रह इसका गए। इसका लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एयर मूवमेंट के ऊपर जो ऑक्यूपेंट होते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पैक्ट कर रही होती है, कि जो वहाँ पे ऑक्यूपेंट है उनकी फिजिकल एक्टिविटी है क्या, और अगर एयर मूवमेंट को हमें सेट करना है तो वो कितनी स्पीड पे सेट करना होगा, उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए। थैंक यू। कितनी होनी चाहिए वैसे एयर मूवमेंट? नहीं अंदाजा सर, इसका टेक्निकल क्वेश्चन ये पता होना चाहिए। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रीजनेबल वेलोसिटी कितनी होती है? एयर की सर हाँ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब कंफर्ट उसको कहते हैं, अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो। एक रूम के अंदर या किसी भी ऑक्यूपेंसी के अंदर, किसी भी स्पेस के अंदर 30 मीटर इसको पर सेकंड। हाँ जनरलाइज लेते हैं लाइक के आउटडोर इन्वायरमेंट या एम्बिएंट एयर कह सकते हैं इसको हम लोग ना, आउटडोर एयर को कंसीडर करते हैं, वहाँ पे इसकी वेलोसिटी को देखते हैं। मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर है तो, और इसके अलावा जो डिफरेंट 30 फैक्टर, किलोमीटर पर आवर बहुत होती है, नहीं वो डिपेंड करता है। बाइक हिल जाती है पूरी। क्या हो गया, ऐसा 30 नहीं मीटर पर सेकेंड है सर, किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, 30 मीटर सर पर 30 सेकेंड है। उसकी 30 वेलोसिटी की किलोमीटर यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड सर होगा वो ऐसे किलोमीटर होगा, पर लेकिन आवर। वो 30 हाँ ठीक है सर, ये ऐसे ही होगा, बट वो मुझे भी क्योंकि मैंने काफी ठीक है अच्छा पढ़ा था इसके बारे में, बट जल्दी ये डिस्कस करें क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। ओके जल्दी कर सर। लें। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास है पर्सनल फैक्टर्स, क्लॉथिंग आ जिसके अंदर गया। जी सर, इसके अंदर सबसे पहला जो है ना क्लॉथिंग है। क्लॉथिंग बेसिकली जो है ना यूज होता है, हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि क्लॉथिंग से मुझे हमारे याद जो आया, body- आप लोग काम करते हैं रजबी के अंदर, एक एक काम करते हैं दूसरी टेक्सटाइल, हसान आप भी टेक्सटाइल में काम करते हैं। यार मुझे एक जी बात बताएं, आप HVAC पढ़ा रहे हैं, कम से कम अपनी इंडस्ट्रीज से कहें कपड़ा ऐसा बनाते हैं कि इसमें से एयर पास ही नहीं होती सर आजकल। डिपेंड करता है, ये तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है सर, कस्टमर मुझे ऐसा नहीं है कि कपड़ा जो भी सर आप लेते देखिए हैं, जो हम लोग कॉटन कॉटन जीन्स या जो कॉटन का हम पहनना छोड़ दी लोगों ने। सर जो ऑर्गेनिक फैब्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ठंडा है, ऐसा नहीं है कि और वो सर आजकल तो वो पॉलिस्टर भी चल रहा है, पॉलिस्टर फैब्रिक पॉलिस्टर के बन ये रहे तो मुझे लग रहा है डिफरेंट कपड़े। नहीं होती है। चलें ठीक है सर ये आगे। ब्लेंड होता है, ये ब्लेंड होता है, बेसिकली डिपेंड करता है कि कस्टमर आपसे सर रिक्वायर्ड क्या 2 कर रहे हैं। मिनट है। 2 मिनट है, जल्दी मैं क्वेश्चन कर सर लूँ। जो इससे अगला कर ले next, सर। अगली स्लाइड कौन सी है, क्लॉथिंग के बाद क्या है? सर सर वो है हमारे क्लॉथिंग पास ह्यूमन एक्टिविटी लेवल की, ह्यूमन मेटाबॉलिक रेट है सर। मेटाबॉलिक रेट। जी सर। कुछ नहीं बताएं मेटाबॉलिक रेट का, मुझे बताएं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रीजनेबल इसके यूनिट क्या है, मतलब रीजनेबल यूनिट नहीं पूछ रहा, रीजनेबल रीडिंग क्या है इसकी, जो इतनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करे तो हम कह सकते हैं कि भाई ही फील्स थर्मल कंफर्ट, या इसका ताल्लुक उस जगह से है। सर इसकी जो वैल्यू होती है ना वो तकरीबन होता है 2.0 से लेके 117 वर्क पर मीटर स्क्वायर। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का ना एक यूनिट होता है कि वर्क, मतलब अगर वो 2.0 से लेके 117 वर्क पर मीटर स्क्वायर तक हो तो हम लोग कहते हैं कि ये मीडियम रेंज है और इसके अंदर जो है ना हमें कंफर्ट जोन मिलेगा। ठीक है और इस तरह हैवी वर्क के लिए जो है ना ये डिफरेंट होती है, अगर हम लोग सीटिंग है उसके लिए डिफरेंट होगी, अगर कोई बंदा सोया हुआ है उसके लिए डिफरेंट होगी। ठीक और है जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 36.5 को मेंटेन करना होता है हम लोगों ने, ताकि जो है ना हम लोग कंफर्ट जोन के अंदर रहें। सही है। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई CTO और पिछला, इसमें सिर्फ मुझे इसकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज़? जी जी सर आ रही है। जी सर अब आ रही है। इसकी जो बेसिक थीम थी आपने वो बताई कि भाई 4 फैक्टर वो और 2 फैक्टर ये, जी सर। कोई और और उसकी फैक्टर? इफेक्टिवनेस बताई। ठीक है, उसकी इफेक्टिव रहेगा, कौन सा फैक्टर कब सही काम करेगा। एग्जैक्टली। या ठीक किन है, किन equipment अब पे मेरे कब पास पैसा टाइम करना नहीं है, बिल्कुल एक मिनट से भी कम रहने दिया आप लोगों ने। शहरियार आपने काम करना है, प्रेजेंटेशन जो है ना आप वर्ड की फाइल पे भेजेंगे, मैं इसको LMS पे अपलोड करूंगा। ठीक है, बाकी ये कि ठीक है। जो बाकी ग्रुप्स रहते हैं उनसे मैं कहूँगा कि भाई कल दे दें फिर प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह सर, मौसम है अल्लाह सर। करे ठीक रहे। ठीक है। और है आज इसमें सर एक क्वेश्चन है मेरा, यूजुअली जो आजकल जैसे बारिशों का सीजन है, इसमें मैंने ये नोट किया है कि जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो